साल 1932। चार लेखक, चारों मुसलमान और उन चारों में एक औरत, ये चारों मिलकर एक किताब प्रकाशित करते हैं। नाम होता है अंगारे। और सचमुच जब ये किताब आती है मंजर आम पर तो अपने नाम की तरह ही आती है, एक ऐसे अंगारे की तरह जो समाज की नसों में जमी पितृसत्ता और धार्मिक कट्टरता को झुलसा कर रख देती है। किताब पर पाबंदी लगा दी जाती है, प्रतियां जब्त की जाती हैं, जलाई जाती हैं। मगर क्यों? उसमें बम बनाने के तरीके तो नहीं लिखे। हाँ, मगर कहानियां लिखी हैं, तरक्की पसंद कहानियां, प्रगतिशील कहानियां, और उन कहानियों के किरदार किसी बारूद से कम नहीं थे। वे औरत के जिस्म, उसके इच्छाओं, उसके घुटन और दोहरे मापदंडों पर इस बेबाकी से बात करते थे कि सदियों से चली आ रही चुप्पी पर ठोस वार होने लगी थी। इन चारों लेखकों के खिलाफ प्रदर्शन हुए, विरोध सभाएं हुई, लेकिन इस गुस्से का सबसे तीखा निशाना बनी सिर्फ 26 साल की एक महिला, राशिद जहां। उनके खिलाफ मस्जिदों से फतवे जारी हुए, उन्हें जान से मारने और यहाँ तक कि बलात्कार करने की धमकियां दी गई। समाज ने उन्हें खामोश करना चाहा, उन्हें बदचलन और बेहया कहकर दफन कर देना चाहा। सवाल यह है कि अंगारे में ऐसा क्या था? कैसी थी वो कहानियां जिन्होंने न सिर्फ एक दौर को झकझोरा, बल्कि इस्मत चुगताई से लेकर मंटो तक उर्दू अफसाना निगारी की पूरी पीढ़ी को नई जमीन दी, उन्हें तैयार किया। नमस्कार, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं खबरगांव, और आज हम बात कर रहे हैं उस औरत की जिसे लोगों ने तंज में अंगारे वाली कहा। हम बात कर रहे हैं राशिद जहां की, और आप देख रहे हैं रफ कॉपी। कम्युनिस्ट डॉक्टर, लेखिका, मॉस्को में उनकी कब्र पर लिखे ये 3 शब्द राशिद जहां की पूरी जिंदगी को समेट देते हैं। उनके भांजे सलमान हैदर ने ठीक ही लिखा था कि इन तीनों पहचान में से सबसे ज्यादा पहचान उन्हें लेखन से मिली। सच भी यही है, डॉक्टरी उनका काम था, लेकिन उनकी असली पहचान उनकी कलम बनी। साहित्य के इतिहासकार रक्षंदा जलील बताती हैं कि इस्मत चुगताई, अतिया हुसैन, रजिया सज्जाद जाहिर और सादिका बेगम सोहरावी जैसी लेखिकाओं ने खुलकर माना कि राशिद जहां ने उनकी सोचने और लिखने के तरीके को प्रभावित किया। किसी भी मोर्चे पर सबसे पहले कदम सबसे मुश्किल होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर रास्ता बनाने की जिम्मेदारी होती है। आगे चलकर मंटो और इस्मत चुगताई जिस रास्ते पर चले, जिस अदब को उन्होंने तरक्की की राह पर बढ़ाया, उनके लिए वो रास्ता बनाने का काम किया था रशीद के कदमों ने। रशीद जहां का जन्म 25 अगस्त 1905 को अलीगढ़, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। वे 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके पिता शेख अब्दुल्ला मूल रूप से कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थे, जो बाद में इस्लाम स्वीकार कर अलीगढ़ आंदोलन के उस धड़े से जुड़ गए थे जिसने औरतों की तालीम को केंद्र में रखा, उसके लिए आवाज उठाई। सर सैयद अहमद खान की आधुनिक सोच से प्रेरित होकर उन्होंने 1906 में अलीगढ़ में लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के महिला कॉलेज के रूप में विकसित हुआ। उस समय पर जब पर्दा और घर की इज्जत के नाम पर लड़कियों की पढ़ाई का विरोध होता था, ये कदम आसान नहीं था। रशीद की माँ वही जहां बेगम उर्दू पत्रिका खातून से जुड़ी रही, जिनमें औरतों की सेहत, तालीम और सामाजिक अधिकारों पर लिखा जाता था। रशीद जहां बाद में मुस्कुराते हुए कहा करती थी कि उन्होंने और उनकी बहनों ने औरतों की तालीम की गद्दी पर आंखें खोली और उसी की रजाई ओढ़कर होश संभाला। रशीद बचपन से ही अपनी मां के साथ पत्रिका के संपादन और प्रकाशन में हाथ बटाती थी। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई उसी मुस्लिम गर्ल्स स्कूल में हुई जिसकी स्थापना उनके पिता ने की थी। परिवार में साहित्य, रंगमंच और बहस का माहौल था। छोटी बहन खुर्शीद मिर्जा ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि घर में बच्चों के छोटे छोटे नाट्य आयोजन होते थे, जिनमें रशीद जहां भी हिस्सा लेती थी। ये एक ऐसा घर था जहां बेटियों को डॉक्टर या लेखिका बनाने का ख्याल अजीब नहीं लगता था, नया नहीं था। इसी माहौल ने रशीद जहां के भीतर एक विश्वास को बोया कि औरत की आवाज को घर की चौखट के बाहर जाना चाहिए। रशीद के लिए 2 दुनिया थी, एक उनका परिवार जहां प्रगतिशीलता थी, दूसरी दुनिया परिवार के बाहर थी जहां रूढ़िवाद अपने चरम पर था। रशीद की कहानियों में भी कभी खुली चुनौतियां नहीं थी। रशीद की कहानी के किरदार, खासकर महिला किरदार का मकसद दुनिया जीतना नहीं था, बल्कि उनकी भूख महज बराबरी की थी। जैसे उनकी लिखी कहानी मर्द और औरत में ये संवाद देखिए। औरत: अच्छा आप समझी, लेकिन जनाब मैं तो आपसे शादी करने को साल भर से तैयार हूँ, आप ही नहीं करते। मर्द: लेकिन मैं तो ये बात गवारा नहीं कर सकता कि मेरी बीवी नौकरी करती फिरे, ना घर की देखभाल करे, ना बच्चों का ख्याल करे, और सुबह ही सुबह उठकर काम पर सिधार जाए। औरत: आप भी सुबह उठकर काम पर सिधार जाएंगे तो मैं सारा दिन क्या मक्खियां मारा करूंगी। मर्द: ठीक है बीवी साहिबा, सुबह से शाम तक नौकरी पर सिधारें। शाम को जब हम थक थकाकर दफ्तर से वापस आएं और 2 घड़ी दिल बहलाना चाहें तो बीवी तो आए, लेकिन दोस्तों की एक भीड़ लाए। ये है आपके दिमाग में घर का नक्शा।
औरत और आपके दिमाग का नक्शा क्या है? बीवी हो, सुबह आप दफ्तर जाएं, जल्दी जल्दी आपको सजाकर गुड्डा बनाकर दफ्तर भेजे, दिन भर घर के पीछे डंडा लेकर घूमे, जो हर समय आपके नाम की माला जपे। इस बेकारी की कैद का नाम आपने घर की देखभाल रखा है। फिर दफ्तर ने थक थकाकर बदमिजाजी करते हुए घर आए तो आपका दिल खुश करे, शाम को सफदर साहब और मिसेस सेठी की हाँ में हाँ मिलाए। कोई सोना चांदी क्रांति की मांग नहीं की गई, बस बराबरी की मांग, और यही बराबरी राशिद को यह समाज देने के लिए तैयार नहीं था। फिर साल आया 1921। करीब 16 की उम्र में राशिद जहां अलीगढ़ के लखनऊ के इजाबेल थोबन कॉलेज पहुंची, वही उनकी पहली कहानी कॉलेज मैगजीन में छपी। ये वही दौर था जब देश में स्वदेशी और असहयोग आंदोलन चल रहा था। उन्होंने खादी पहनना शुरू किया, खुद को अपने समय की राजनीति से जोड़ना शुरू किया। 1924 में उन्होंने दिल्ली के लेडी होल्डिंग मेडिकल कॉलेज में MBBS में दाखिला लिया और स्त्री रोग विशेषज्ञ बनी। इस दौरान रशीदा ने पर्दा छोड़ा और छोटे बाल रखने शुरू किए। ध्यान में रखिए कि एक मुस्लिम महिला के लिए उन दिनों में ऐसा फैसला लेना कोई आम बात नहीं थी। पढ़ाई के दौरान ही वे गरीब इलाकों में औरतों को पढ़ाया करती थी, मुस्लिम लड़कियों को डॉक्टर बनाने के लिए प्रेरित करती थी, गरीब महिलाओं का मुफ्त इलाज करती थी, औरतों को प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में भी समझाती थी। ये सब उस दौर में बिल्कुल नया था। इसी लखनऊ में उनका साहित्य की ओर झुकाव शुरू हुआ। उनके भाई के एक मित्र के जरिए वे ऐसे लेखकों के समूह से जुड़ी जो राजनीति और समाज पर खुलकर बहस करता था। यही उनकी मुलाकात सज्जाद जाहिर, अहमद अली और महमूद जफर से हुई। ये सभी एलीट मुस्लिम परिवारों से थे, जैसे रशीद खुद थी। यही चौकड़ी वो करने वाली थी जिसकी कल्पना किसी ने तब उर्दू साहित्य में नहीं की थी। आपने बचपन में कभी ना कभी ये कहावत जरूर सुनी होगी, जैसी संगत वैसी रंगत, और यहाँ तो चारों ही एक से एक बढ़कर तरक्की पसंद थे। इसी संगत का परिणाम था 1932 में प्रकाशित हुई एक कहानी संग्रह अंगारे। जब अंगारे का खाका तैयार हुआ तो रशीद जहां ने इसमें अपनी कहानी दिल्ली की सैर और एक एकांकी नाटक पर्दे के पीछे शामिल किया। 1932 में लखनऊ के निजामी प्रेस से किताब छपी। कीमत थी 4 आने और करीब 1000 प्रतियां निकाली गईं। किताब बाजार में आई और देखते ही देखते विरोध की लहर शुरू हो गई। उस पर भद्दी, अश्लील, धर्म विरोधी जैसे आरोप लगाए गए, मस्जिदों से भाषण हुए, फतवे जारी किए गए। मार्च 1933 में संयुक्त प्रांत की सरकार ने भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 295A के तहत किताब पर बैन भी लगा दिया, ये कहकर कि इससे एक समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। सबसे ज्यादा निशाना बनी रशीद जहां। उन्हें अंगारे वाली कहकर पुकारा जाने लगा। उनके चेहरे पर तेजाब फेंकने, अपहरण करने, जान से मारने तक की धमकियां मिली। उस समय वह 26-27 साल की युवा डॉक्टर थी। परिवार ने सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड रखने की सलाह भी दी, लेकिन रशीद का जवाब साफ था, मैं डॉक्टर हूँ, बॉडीगार्ड लेकर मरीजों के पास कैसे जाऊंगी। उनके ज्यादातर मरीज पर्दानशी मुस्लिम औरतें थीं। वे डरकर घर नहीं बैठी, वे उसी तरह इलाज करती रहीं, उसी तरह लिखती रहीं। मशहूर उर्दू साहित्यकार हाजरा बेगम ने बाद में लिखा कि सज्जाद जाहिर को भी अंदाजा नहीं था कि अंगारा एक नई राह की शुरुआत बन जाएगा, लेकिन हुआ यही। यह किताब सिर्फ विवाद नहीं थी, इसने उर्दू साहित्य में उन विषयों को सामने ला दिया जिन पर पहले खुलकर नहीं लिखा जाता था। औरत का बदन, उसकी इच्छाएं, घरेलू दमन, धार्मिक पाखंड, विरोध के बीच समर्थन भी था। मौलाना अब्दुल हक और मुंशी दया नारायण निगम जैसे लोग खुले तौर पर इस नए लेखन का स्वागत कर रहे थे। रशीद कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ चुकी थी और उसकी सक्रिय सदस्य भी थी। उनके लिए कम्युनिज्म ही सामाजिक कुनीतियों को तोड़ने का सबसे कारगर रास्ता था। इसी दौरान रशीद और महमूद जफर, जो अंगारे में एक साथ लेखक थे, के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। लेकिन रशीद को डर था कि अगर वो शादी कर लेंगे और घर बसाएंगे तो शायद उनकी सामाजिक मुहिम को ठेस पहुंचे। लिहाजा एक शर्त पर दोनों ने शादी की। शर्त थी कि शादी के बाद बच्चे नहीं करेंगे। शादी के बाद भी रशीद जहां ने लखनऊ में अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस जारी रखी। कमाई का बड़ा हिस्सा कम्युनिस्ट पार्टी के काम में जाता था। उन्होंने राजनीतिक पत्रिका चिंगारी से जुड़कर संपादन किया, कहानियां और रेडियो नाटक लिखे और लखनऊ में इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन IPTA की स्थापना की में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने प्रेमचंद की कहानी कफन का नाट्य रूपांतरण भी पहली बार किया। लेकिन इन सब के बीच पहचान एक ही नाम से जुड़ रही थी, अंगारे वाली। अब सवाल ये आता है कि इस किताब में आखिर कहानियां थी क्या? रशीद ने ऐसा क्या लिखा था कि उनके खिलाफ फतवे जारी हो गए? जैसा कि हमने बताया, रशीद ने दिल्ली की सैर और एकांकी नाटक पर्दे के पीछे इस किताब में छपने के लिए दिए थे। दिल्ली की सैर मुश्किल से 1.5 पेज की कहानी होगी। कहानी की मुख्य किरदार मलिका बेगम अपने शौहर के साथ दिल्ली की सैर पर न जाने का ऐलान करती हैं, जैसे खुली बगावत करती हों।
कहने को कहानी में एक छोटा सा इशारा है, लेकिन उस समय के हालात में छोटा इशारा भी बड़ी बात थी। मलिका बेगम पहली थी जो अपने मोहल्ले की महिलाओं में पहल रेल में बैठी थी, और वो भी फरीदाबाद से चलकर दिल्ली एक रोज के लिए गई थी। मोहल्ले वालियां तब उनके सफर की दास्तान सुनने के लिए वहां पर मौजूद थी, वो सुनना चाहती थी। अब कहानी देखिए। ए है, आना है तो आओ। मेरा मुंह तो बिल्कुल थक गया, अल्लाह झूठ ना बुलवाए तो सैकड़ों ही बार तो सुना चुकी हूँ। यहाँ से रेल में बैठकर दिल्ली पहुंची और वहां उनके मिलने वाले कोई निगोड़े स्टेशन मास्टर मिल गए। मुझे असबाब के पास छोड़कर रफू चक्कर हुए और मैं असबाब पर चढ़ी बुरके में लिपटी बैठी रही। एक तो कमबख्त बुरका, दूसरे मर्दुवे। मर्द तो वैसे ही खराब होते हैं, और अगर किसी औरत को इस तरह बैठे देख लें तो और चक्कर पर चक्कर लगाते हैं। पान खाने तक की नौबत ना आई। कोई कमबख्त खांसे, कोई आवाज कसे, मेरा डर के मारे दम निकला जाए। और भूख वो गजब की लगी हुई कि खुदा की पनाह। दिल्ली का स्टेशन क्या है बुआ, किला भी इतना बड़ा ना होगा। जहां तक निगाह जाती है स्टेशन ही स्टेशन नजर आता है, और रेल की पटरियां, इंजन और मालगाड़ियां। सबसे ज्यादा मुझे उन काले काले मर्दों से डर लगा जो इंजन में रहते हैं। अब तक आपको ये कहानी सहल लग रही होगी। कहीं कोई बम बनाने का तरीका नहीं है, कोई बड़ा दावा नहीं है, कोई फेमिनिज्म की थियरी नहीं है। फिर इसके बैन होने की नौबत आई क्यों? क्यों का जवाब है मलिका बेगम का सवाल करना। जब मलिका के पति घंटों आवारागर्दी करके वापस स्टेशन पर उनके पास आते हैं, तब क्या होता है सुनिए। कोई 2 घंटे के बाद मूंछों पर ताव देते हुए दिखाई दिए और किस लापरवाही से कहते हैं, भूख लगी हो तो कुछ पूरियां वूरियां ला दूं, खाओगी? मैं तो इधर होटल में खा आया। मैंने कहा कि खुदा के लिए मुझे मेरे घर पहुंचा दो। मैं बाज आई इस मुई दिल्ली की सैर से। तुम्हारे साथ तो कोई जन्नत में भी ना जाए। अच्छी सैर कराने लाए थे। फरीदाबाद की गाड़ी तैयार थी, उसमें मुझे बिठाया और मुंह फुला लिया कि तुम्हारी मर्जी, सैर नहीं करती तो ना करो। अब दिक्कत तो यही थी, मलिका ने पति के साथ जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। यही पाप था। एक मुस्लिम औरत को ये बोलने का हक किसने दे दिया? यही बात कट्टरपंथियों और रूढ़िवादियों को नागवार गुजरने लगी। खैर ये कहानी अकेली नहीं थी। पर्दे के पीछे एकांकी नाटक था, अंगारे का हिस्सा था। नाटक पढ़कर आप सीधे तौर पर समझ जाते हैं कि किस तरह औरतों की दुनिया पर्दे के पीछे सिमट चुकी थी। जब मोहम्मद एक वयस्क मुस्लिम महिला आफताब से अपना दुख साझा कर रही है, कहानी सीधे बताती है कि कैसे पेट्रियार्की औरत को महज बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझती है। कहानी कई मुद्दों को छूती है। 4 शादियों का कंसेप्ट, फेमिनिन डिजायर्स, औरतों को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट समझना। होता यूं है कि मोहम्मदी बीमार है। जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो उन्हें वो सुनने मिलता है जिसे सुनना वो चाहती ही नहीं थी। डॉक्टरनी ने कहा मेरे 2 महीने का पेट है। वो हैरानी से कह रही थी, बेगम साहब आप तो कह रही थी 4 महीने से आप पलंग पे पड़ी हैं, रोज शाम को बुखार आ जाता है, और डॉक्टर गयास भी यही कह रहे थे कि रोज शाम को 100 या 101 डिग्री पर बुखार आ जाता है। तो आपका मतलब है कि आपके। मैंने कहा है मिस साहब, तुम भी भली हो, कमाती हो, खाती हो, मजे की नींद सोती हो। यहाँ तो मुर्दा जन्नत में जाए या दोजख में, अपने हलवे माड़े से काम है। बीवी चाहे अच्छी हो चाहे मर रही हो, मर्दों को अपनी इच्छा से काम है। वो बेचारी सुनकर खामोश हो गई। कोई बड़ी साहित्यिक भाषा नहीं है, कोई ऐसा अलंकार नहीं है जिसके मतलब खुलते ना हो या ढूंढने पड़ते हो। सरल भाषा में सरल लाइन जो एक कैनवस में पेट्रियार्की की तंगी तस्वीर खींचने के लिए काफी है। जब मोहम्मदी घर आती हैं तो उनके पति ने ये नहीं पूछा कि तबीयत कैसी है, डॉक्टर ने क्या कहा है, बल्कि अपनी अलग अलग इच्छाएं जाहिर करते हैं। कहते हैं तुम रोज रोज की बीमार हो, मैं कब तक सब्र करूं, मैं दूसरा ब्याह करता हूं। और फिर ये जिद है कि तुम मेरा ब्याह कराओ। शरिया में 4 बीवियां जायज़ हैं तो मैं क्यों ना ब्याह करूं। और इसी तरह आगे कहानी में रशीद पेट्रियार्की की सच्चाई को सामने रखती हैं। डॉक्टरी रशीद का पसंदीदा पेशा था, और वो भी ऐसा जिसमें दिन रात की व्यस्तता रहती थी। इसके साथ सियासी काम, प्रगतिशील लेखक संघ की गतिविधियां, इब्टा से जुड़ाव, सब कुछ साथ साथ चल रहा था। फिर भी उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। 1937 में उनका पहला कहानी संग्रह औरत प्रकाशित हुआ। शुरुआती कहानियों में कहीं कहीं भावुकता और नारेबाजी वाला साहित्य दिखता जरूर है, लेकिन जैसे जैसे उनकी लिखाई आगे बढ़ती है, ठहराव और गहराई उनके साहित्य में सामान्य लगती है। आगे चलकर उन्होंने चोर, वह, आसिफ जहां की बहू, इस्तिखारा, छिद्दा की माँ, इफ्तारी, मुजरिम कौन, मर्द औरत सिफर, गरीबों का भगवान, वो चली गई जैसी कहानियां लिखी जिनमें समाज की परतें साफ दिखाई देती हैं। उनकी रचनाओं में एक भाव बार बार लौटता है, बगावत का। ये बगावत सिर्फ किसी एक व्यवस्था से नहीं थी, सड़ी गली परंपराओं से थी। औरत मर्द की असमानता से, सामंती सोच से और औपनिवेशिक शासन से। उनके नाटक हो या अफसाने, उनकी महिला पात्र कभी चुप नहीं रहती थी। वे सवाल पूछती थी, जवाब मांगती थी, और कई बार घर की दीवारों के भीतर से ही विरोध शुरू कर देती थी।
इसमें चुगताई जो शायद आगे चलकर सबसे बड़ी महिला अफसाना निगार बनी उर्दू में, रशीद जहां को अपनी हीरोइन कहा करती थी, उनका स्टेटमेंट है। और जिंदगी के उस दौर में मुझे एक तूफानी हस्ती से मिलने का मौका मिला जिसके वजूद ने मुझे हिला कर रख दिया। रोशन आंखें और मुस्कुराते शगुफ्ता चेहरे वाली रशीद आपा से कौन ऐसा था जो एक दफा मिलकर भन्ना न जाए। 1938 में रशीद आपा अंगारे वाली रशीद आपा बन चुकी थी। अब उनकी सुलगती हुई बातें पल्ले भी पड़ने लगी थी। मिट्टी से बनी रशीद आपा ने संगे मरमर के सारे बुत मुनहदिम ध्वस्त कर दिए थे। जिंदगी की नंगी सच्चाई सामने आकर खड़ी हो गई। उनसे घंटों बात करके भी जी सैर ना होता। जी चाहता उन्हें खा जाऊं, क्या करूं। जो रशीद आपा से मिल चुके हैं उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। अगर वो मेरी कहानियों की हीरोइनों से मिले तो दोनों जुड़वा बहनें नजर आए, क्योंकि अनजाने तौर पर मैंने रशीद आपा को ही उठाकर अफसानों के ताकचों पर बिठा दिया है, क्योंकि मेरे तस्वुर की दुनिया में हीरोइन सिर्फ वही हो सकती हैं। इस्मत कहती थी, मुझे रोती विसुरती औरतों से नफरत थी। वफा और सब्र जैसे बातें जो औरत का जेवर कही जाती हैं मुझे लानत लगती थी। इश्क दिलो दिमाग की मजबूती है, ना कि जी का रोग है। ये सब मैंने रशीद आपा से सीखा। तरक्की पसंद तहरीक, जिसे हिंदी में प्रगतिशील लेखक संघ कहा गया, उसकी स्थापना में रशीद जहां की भूमिका अक्सर कम याद की जाती है। लखनऊ में संगठन को आकार देने में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। प्रेमचंद को पहले प्रगतिशील लेखक सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए राजी करने में भी उनकी बहुत अहम भूमिका थी। इस विषय पर उनका लेख तरक्की पसंद अदीबों की पहली कॉन्फ्रेंस और प्रेमचंद इस बात का साक्ष्य है। हालांकि प्रगतिशील लेखक संघ की बुनियाद रखने में वो अग्रणी थी, लेकिन बाद के वर्षों में उनका ज्यादा समय संगठन और राजनीतिक कामों में लगा। अपने साथी और बाद में पति महमूद जफर के साथ उन्होंने उर्दू की राजनीतिक पत्रिका चिंगारी का संपादन किया। 1940 के दशक में उनके जीवन बेहद व्यस्त रहा। डॉक्टरी, संगठन, पत्रिका, इन सब के बीच लेखन कम हो गया, लेकिन जो भी लिखा वो ध्यान खींचता रहा। उनकी शुरुआती लेखन का केंद्र उच्च मध्य वर्गीय मुस्लिम औरतों की बंद दुनिया थी, लेकिन बाद की रचनाओं में उन्होंने औरत को एक तयशुदा पहचान मानने पर भी सवाल किया। यानी वो सिर्फ किसी एक तबके की औरत की कहानी नहीं कह रही थी, वे ये भी पूछ रही थी कि औरत की पहचान को समाज कैसे गढ़ता है और उसे कैसे तोड़ा जा सकता है। इसी दौर में उनका जुड़ाव इफ्ता से भी हुआ। उन्होंने लखनऊ में इसकी गतिविधियों को संगठित करने में अहम भूमिका निभाई। नाटकों और मंचन के जरिए समाज से सीधा संवाद बनाने की कोशिश की। साहित्य और रंगमंच उनके लिए अलग अलग माध्यम नहीं थे, दोनों बदलाव के लिए जरूरी औजार थे। आज़ादी के बाद भी रशीद जहां का संघर्ष रुका नहीं। 1949 में यूनाइटेड प्रोविंस की रेलवे हड़ताल में हिस्सा लेने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वे 3 महीने जेल में रही और भूख हड़ताल भी की। कैंसर से जूझ रही थी, फिर भी पीछे नहीं हटी। कैंसर की बीमारी उन्हें पहली बार 1942 में सामने आई थी, फिर 1950 में दोबारा उभरी। इलाज के लिए उन्होंने जुलाई 1952 में मॉस्को भेजा गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन हालात सुधर नहीं सके। आखिर में 29 जुलाई 1952 को 47 साल की उम्र में मॉस्को में उनका निधन हो गया। रशीद जहां चली गई, लेकिन उनके अंगारे की आंच आज तक बची हुई है। आज भी कुछ लोग उनके नाम सुनकर भड़क उठते हैं। यही रशीद जहां है, यही अंगारे वाली है। तो ये थी रशीद जहां की कहानी। वीडियो खत्म करने से पहले रफ कॉपी के पिछले एपिसोड्स को आपने जो प्यार दिया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। हम इस सफ़र को और बेहतर और एंगेजिंग बनाना चाहते हैं और इसमें हमें आपकी ज़रूरत है। हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जहां आपके सुझावों का स्वागत है। आप किसी कवि या कलाकार के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें बताएं। शो को लेकर आपकी क्या राय है हमें बताएं। या फिर अगर आपकी अपनी कोई रचना है, कविता है, कोई लेख है, कोई लेटर है, तो उसे संक्षिप्त में हमें aman@khabargaon.com पर ईमेल करें। हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी आवाज़ रफ कॉपी का हिस्सा बने। एक बार फिर से आपका शुक्रिया। वीडियो को आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे थे सर्वेश। देखते रहिए खबर गांव।